ये एमकॉम सेकेंड सेम का मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 दिए गए हैं और जो आपको टाइम अलॉट किया जाता है वो 2 आवर्स का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं हमारे एमसीक्यूज। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रमोशन? तो जो मार्केटिंग होती है हमारी, मार्केटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लानिंग, प्रमोशन। हम सब जानते हैं 4 पीज ऑफ मार्केटिंग को, जिसमें प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है, प्लेस आता है, बट उसमें प्लानिंग नहीं आता। तो इन्होंने हमसे पहले ही पूछा है कि नोट, तो इसमें प्लानिंग नहीं आएगा। उसके बाद है मार्केटिंग बिगिंस विद। मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है? सेलिंग से, प्रोडक्शन से, कंज्यूमर की नीड से या फिर एडवर्टीजमेंट से? ठीक है, तो जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट के लॉन्च होने से भी काफ़ी टाइम पहले चल जाती है। ठीक है, जहाँ पे हम कंज्यूमर्स की नीड्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे, तो कंज्यूमर नीड्स से ही हमारी जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर? एज वी ऑल नो, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल इमीडिएट इन्वायरमेंट में होती है, और मैक्रो जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता, जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। मैक्रो में हम पढ़ते हैं पेस्टल, आप सब जानते होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अभी माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है? माइक्रो में आती है कस्टमर्स, एम्प्लॉयज कंपनी के, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर है? सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स। मैंने अभी बताया मैक्रो इन्वायरमेंट में हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो टेक्नोलॉजी मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। और जो ये अदर ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स, ये हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर द मोस्ट? कौन सा फैक्टर बाइंग बिहेवियर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? ब्रांड, प्राइस, कल्चरल फैक्टर्स, पैकेजिंग। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इन्होंने पूछा मोस्ट, तो वैसे तो सारे ही करते हैं, बट इनमें कल्चरल फैक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ। सेगमेंटेशन में क्या करते हैं? मार्केटिंग में जब भी हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? मार्केट डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, फिर प्राइस को डिसाइड करते हैं, फिर लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स को। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? अपने आप में सेगमेंट्स में किसी चीज़ को सेगमेंट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में। हम कुछ सेगमेंट्स में अपने मार्केट को पूरे के पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, या फिर सेल्स, टारगेटिंग, प्रमोशन, या फिर स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, प्लानिंग, या फिर सप्लाई, ट्रेड, प्राइसिंग। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा आपको एक ध्यान रखनी चाहिए, आप अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो एसटीपी की फुल फॉर्म होती है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ओके, सबसे पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं, देन टारगेटिंग, और अपनी पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट्स टू एंटर इज कॉल्ड। मतलब बहुत सारे मार्केट सेगमेंट में से एक सेगमेंट को, बहुत सारे मार्केट सेगमेंट में से किसी मार्केट सेगमेंट को, एक को या फिर एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोजिशनिंग बोलेंगे, टारगेटिंग बोलेंगे, सेगमेंटेशन बोलेंगे, ब्रांडिंग बोलेंगे। तो इसमें आप सब सोच रहे होंगे सेगमेंटेशन आंसर होगा, पर नहीं। इसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है? हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, पूरे मार्केट को। ठीक है, और इसमें जो ये पूछा गया पर्टिकुलर जो प्रोसेस पूछा गया उसका नाम है टारगेटिंग। टारगेटिंग में हम क्या करते हैं? हम वन और मोर मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टारगेटिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ नीच मार्केट इज। ये किस तरीके का मार्केट होता है? तो हमेशा जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आप एक सी ऑप्शन के साथ जाइए। एक स्पेशलाइज सेगमेंट होता है नीच मार्केट हमारा। ठीक है, और लार्ज मार्केट तो नहीं होता ये,
मतलब लार्ज मार्केट का एक स्मॉल सा पार्ट होता है जहाँ पे आपको कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है उस मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, इनकम। तो परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग ये तो सारे साइकोलॉजिकल है, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके मन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनकम जो है वो हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है, फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। तो इसमें डी नहीं है, मतलब कि साइकोलॉजिकल फैक्टर डी नहीं है, इसलिए हमने डी को चुना है। नेक्स्ट है 11, कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय। कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? कल्चर, सोशल क्लास, फैमिली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है वो सारे चीज़ों से अफेक्ट होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। इनमें से माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा है? हमने मैक्रो पढ़ा, मैंने आपको पेस्टल वाली अप्रोच बताई थी। अब माइक्रो में पूछा गया कि माइक्रो कौन सा है? माइक्रो जो होता है जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी। तो कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स के ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। इकोनॉमिक और गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी वाले ये हट गए क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच मार्केटिंग ओरिएंटेशन फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स। कौन सा मार्केट ओरिएंटेशन कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर फोकस करता है? तो इसमें कौन सा आएगा? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में तो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, सेल्स ओरिएंटेशन में सेल्स के ऊपर किया जाता है, और मार्केट ओरिएंटेशन में कस्टमर नीड्स के ऊपर। प्रोडक्शन पे आप प्रोडक्शन पे एम्फेसिस करते हो, तो इसमें आंसर होगा सी, मार्केट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, पोजिशनिंग रेफर्स टू। पोजिशनिंग किसे कहते हैं? ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बोलते हैं, या प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इन स्टोर, उसकी जगह को बोलेंगे, या फिर क्रिएटिंग एन इमेज इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, पोजिशनिंग का मतलब होता है हम अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करते हैं इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, तो उसे हम बोलते हैं पोजिशनिंग की। एक पोजिशन है हमारी प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स के माइंड में, तो दैट इज पोजिशनिंग। सी इज द राइट आंसर। So next, which factor is considered in demographic segmentation? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं? हम एज को भी करते हैं, रिलीजन को भी करते हैं, इनकम को भी करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है हमारा? इसमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस आती है, या फिर ओनली ओनली ओनली। अब मैंने मेरी पहली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने आपको बताया है जो ओनली ऑप्शन होता है दैट इज एक्सट्रीम। ओके, तो ये आपको हटा देना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्ट सम केसेस में जहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाता है जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आइडिया आपको अपने आप हो जाता है। तो चलिए, इसमें बोला गया मार्केटिंग एनवायरनमेंट में किस तरह के फैक्टर्स हैं? तो दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, बायर बिहेवियर इज स्टडीड अंडर। बायर बिहेवियर को आप किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पढ़ते हो। वहाँ पे तो आप ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ते हो कि वो एसेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में किसको पढ़ते हैं? एम्प्लॉयज़ को पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर है। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हो बायर बिहेवियर को? यस, मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं बायर बिहेवियर को। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं, कंज्यूमर नीड्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग से तो उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। अब चलते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन वेरिएबल। ज्योग्राफी के बेसिस पे जो सेगमेंटेशन होता है, इनमें से कौन सा है वो? एज, रिलीजन, क्लाइमेट, पर्सनैलिटी। एज और रिलीजन ये हमारे डेमोग्राफिक और कल्चर में कह सकते हो, आप आ सकते हैं। रिलीजन अगर हम थोड़ा देखें, और उसके बाद है क्लाइमेट, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हमारा साइकोग्राफिक में आता है, क्लाइमेट में आता है हमारा ज्योग्राफिक। ठीक है, तो हम क्लाइमेट ज्योग्राफी में तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है सी, क्लाइमेट। नेक्स्ट है हमारा 19, बाइंग बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। बाइंग बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब प्रोडक्ट सस्ता होता है, या फिर जब प्रोडक्ट को बार बार खरीदा जाता है, या फिर जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है एंड उसमें रिस्क होता है, या फिर प्रोडक्ट हैबिचुअल होता है। देखो, आपको कोई सस्ता सामान खरीदना है, आप एकदम खरीद लोगे, यू विल नॉट थिंक मच। मतलब चाहे आप कोई व्यक्ति गरीब है चाहे वो अमीर है, वो एकदम खरीद लेगा उसको। तो वहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ओके, और अगर आप कोई सामान बार बार खरीदते हो तो आप तब भी उसको खरीदोगे क्योंकि हैबिट बन चुकी है। हैबिचुअल का भी सेम केस है। बट अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है और जिसमें रिस्क है, सपोज कर सकते हैं आप गोल्ड, या फिर कोई अदर ऐसा एक्सपेंसिव आइटम जिसमें आप 10 लोगों से पूछते हो उसको खरीदने से पहले। ठीक है, और दुकान पे जाने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप उसको खरीद के लेकर आओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी उसमें रिस्क भी होता है।
तो वहाँ भी एक बायर का जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो काफ़ी सी जो भी उसके पीयर ग्रुप्स होते हैं, जिन ग्रुप्स में वो बैठता है, रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, सारे ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है जब भी वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने जाएगा, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो सी इज द राइट आंसर. प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव एंड इन्वॉल्व रिस्क. तो यहाँ पे बाइंग बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स होगा. नेक्स्ट है व्हाट डज कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी. कंज्यूमर बिहेवियर क्या स्टडी करता है? हाउ कंज्यूमर यूज प्रोडक्ट्स, व्हाई कंज्यूमर्स बाय, वेयर कंज्यूमर शॉप. तो कंज्यूमर बिहेवियर सारी चीजें स्टडी करता है इनमें से. तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड थ्रू. जो प्राइमरी डाटा होता है वो समझिए दो तरीके का डाटा कलेक्शन प्रोसेस होता है हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है कि हम खुद जाकर अपना जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, बट सेकेंडरी में क्या होता है हम सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं. मतलब जो डाटा हमारा ऑलरेडी किसी जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, रिसर्च जर्नल्स में, इनमें है, हम वहीं से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. हम डायरेक्टली नहीं जाते डाटा को कलेक्ट करने. प्राइमरी में हम डायरेक्टली जाते हैं. तो यहाँ पे देखो कौन सा सर्वे एंड इंटरव्यू है. सी इज द राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि हम सर्वे और इंटरव्यू खुद करेंगे, पर्सनली जाकर करेंगे. तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वेरिएबल. इनमें से कौन सा साइकोग्राफिक है, ठीक है. जेंडर, एज, रीजन, ये सारे नहीं है. लाइफस्टाइल जो है वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है. लाइफस्टाइल कैसे होगा? जैसे एक व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे इस तरीके का लाइफस्टाइल जीना है, ठीक है. सबके मन में एक होता है कि हमको ऐसा लाइफस्टाइल जीना है. तो दैट इज अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वेरिएबल. ओके, तो बी इज द राइट आंसर, लाइफस्टाइल. नेक्स्ट है हमारा मास मार्केटिंग इग्नोर्स. मास मार्केटिंग जो है वो किस चीज़ को इग्नोर करती है? प्रोडक्ट को, सेगमेंट्स को, प्रमोशंस को, या फिर प्राइस को. तो मास मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरी सबके लिए वही प्रोडक्ट होता है, ठीक है. हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि भाई वो चिल्ड्रंस के लिए है, मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है. सेगमेंटेशन में हम ये करते हैं, मेल्स फीमेल्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, रूरल अर्बन के बेसिस पे कर सकते हैं, चिल्ड्रन, अडल्ट, ओल्ड एज, इनके बेसिस पे कर सकते हैं. मास मार्केटिंग में क्या होती है, हम एक ही प्रोडक्ट को लेकर आते हैं. स्टार्टिंग में क्या होता है था, इनिशियल डेज में जब भी हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, तो मास मार्केटिंग पे फोकस होता था. एक प्रोडक्ट बनाया और उसको ही सबको बेच दिया, ठीक है. बट आज के टाइम में कस्टमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हो गया है, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग और क्वीन ऑफ द बिजनेस, ओके, और मार्केट. तो मास मार्केटिंग में आप सेगमेंट्स को इग्नोर करते हो, आप कोई सेगमेंटेशन नहीं करते. आप प्रोडक्ट को तो मास मार्केटिंग में लेके ही आओगे, ठीक है, प्रमोशन भी करोगे, आप उसका प्राइस भी सेट करोगे, ठीक है, बट आप सेगमेंटेशन नहीं करोगे. आप सबके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आओगे. तो बी को इग्नोर किया जाता है मास मार्केटिंग में. नेक्स्ट है व्हाट इज मार्केट पोजिशनिंग. मार्केट पोजिशनिंग, मैंने अभी भी पोजिशनिंग का मतलब आपको बताया. डिसाइडिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये नहीं होता, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ये भी नहीं होता, ठीक है. डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग सो दैट इट ऑक्युपाइज अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन कंज्यूमर्स माइंड. पोजिशनिंग का मतलब ही ये होता है कि कंज्यूमर्स के माइंड में कंपनी की इमेज क्रिएट करना, या उसके प्रोडक्ट की जिस भी स्पेसिफिक चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी इमेज को क्रिएट करना, ठीक है. तो मार्केट पोजिशनिंग में हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसटीपी प्रोसेस. अगर आपने जो पहले वाला एमसीक्यू पढ़ा होगा एसटीपी का जो भी आया था, तो आपको पता होगा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग इज अ पार्ट, बट प्रमोशन इज नॉट अ पार्ट. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? अ फिजिकल आइटम ओनली, एनीथिंग ऑफर टू सेटिस्फाइड अ नीड और वांट. आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा प्रोडक्ट क्या होता है, जो चीज़ हमारी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारे लिए यूटिलाइजेबल हो, ठीक है. तो बी राइट आंसर है. ए सी डी आप देख सकते हो, फिजिकल सर्विस ओनली ओनली. तो ऐसे भी आप इसको हटा के आप राइट आंसर भी बोल सकते हो. बाकी तो बी ही आंसर है. नेक्स्ट है विच फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिक्स का कंपोनेंट नहीं है? प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट की लेंथ, प्रोडक्ट का लेबल, या फिर प्रोडक्ट की विथ. तो कौन सा प्रोडक्ट मिक्स में नहीं आता है? तो प्रोडक्ट मिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट की डीपनेस पढ़ते हैं हम, प्रोडक्ट की विथ पढ़ते हैं, ठीक है. प्रोडक्ट लाइन में मतलब भाई कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट दे रही है उसके, तो इसमें क्या नहीं आता, प्रोडक्ट का लेबल नहीं आता, ठीक है. उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अ कंपनी ऑफर्स इज कॉल्ड. जितने टोटल प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके बेचती है, ठीक है. जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल ले सकते हो. वो सोप्स भी बेच रहे हैं, वो डिटर्जेंट्स भी वो बेच रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी उनके आते हैं, ठीक है. तो ये जो है वो होता है प्रोडक्ट मिक्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स को बेचना, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन सी, ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स. तो ऑप्शन होगा सी.
उसके बाद है 29 ब्रांडिंग हेल्प्स इन। ब्रांडिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? ब्रांडिंग हमेशा एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है। जैसे कि आप एप्पल की आईफोन्स को देख के एकदम कह सकते हो ये एप्पल का है, आप एकदम से उसको क्या कर लेते हो, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो ब्रांडिंग क्या करती है, आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट है अ गुड ब्रांड नेम शुड बी। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? क्या वो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको बोल ही ना पाए। तो कैसे याद रखेंगे जब बोल नहीं पाएंगे? तो ये तो नहीं होगा। डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट एंड ईजी टू रिकॉल, वो ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट भी हो और ईजी टू रिकॉल हो। एप्पल को सब जानते हैं, सब पहले से एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एप्पल नाम, इतना अच्छा नाम रखा एप्पल ऑलरेडी, बिकॉज वो ईजी भी है बोलने में, ईजी टू रिकॉल भी है। सो 30 का आंसर है हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या काम नहीं होता? प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए तो पैकेजिंग करते हैं भाई, सामान को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन के लिए भी पैकेजिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए पैकेजिंग का यूज़ नहीं होता है। कन्वीनियंस के लिए तो होता है पैकेजिंग का यूज़, ठीक है। हम पैकेजिंग ऐसी करते हैं कि वो दूर तक जहाँ भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस मतलब प्लेस होना है, ऑर्डर को प्लेस होना है, तो वहाँ तक वो अच्छे से पहुँच जाए, कन्वीनियंटली पहुँच जाए, प्रोटेक्टेड फॉर्म में पहुँच जाए, और हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन भी हो। इस तरीके से अगर हम कोई बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देके उसको भेजते हैं। लेबलिंग प्रोवाइड्स। लेबलिंग में क्या होता है? ब्रांड लोगो होता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स। तो लेबलिंग में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद हाईएस्ट सेल। सबसे ज़्यादा सेल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेज होती है वो कहाँ पे होती है? इंट्रोडक्शन में तो प्रोडक्ट मार्केट में आया ही होता है, ग्रोथ में वो ग्रोथ कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा सेल उसकी मैच्योरिटी में होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए। डिक्लाइन स्टेज में तो वैसे ही सेल्स डिक्लाइन करेगी। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डज प्रॉफिट बिगिन टू डिक्लाइन। किस स्टेज में प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा? तो आप लोग कंफ्यूज होंगे बी और सी में। डिक्लाइन में आप सोचोगे कि डिक्लाइन इसी में होगा, बट मेच्योरिटी में वो एक हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करने के बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। इन्होंने पूछा है किस स्टेज में वो बिगिन करता है, ठीक है। तो सी इज द राइट, सॉरी, सी नॉट सी, बी इज द राइट आंसर। मेच्योरिटी में वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन विच स्टेज ऑफ पीएलसी। किस स्टेज में नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा? नेम से क्लियर है, इंट्रोडक्शन में होगा। नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज सुटेबल व्हेन। ये जो स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी है कब सुटेबल होती है? जब मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है, कंपटीशन हाई होता है, जब प्रोडक्ट न्यू होता है एंड यूनिक होता है, फिर प्रोडक्ट जब अपनी डिक्लाइन स्टेज में होता है। तो जो मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी है हमारी, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये हम तब करते हैं जब प्रोडक्ट हमारा न्यू और यूनिक होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग मीन्स। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आप एंटर करना चाहते हो मार्केट में। आप एंटर कैसे करोगे? चार्जिंग लो प्राइस टू एंटर मार्केट, चार्जिंग हाई प्राइस टू स्कीम द मार्केट, नो प्राइसिंग, प्राइसिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। तो इसका आंसर होगा ए। आप लो प्राइस चार्ज करते हो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में, और स्कीमिंग में आप हाई प्राइस चार्ज करते हो, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इन्वॉल्व्स प्राइसिंग बेस्ड ऑन डिमांड्स। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में सिंपल आपको दिख भी रहा होगा, आप क्या करते हो, आप 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट में बदल देती है कंपनी बाय सीइंग दैट। हर चीज़ आप देखते होंगे, कोई भी ऑफर चल रहा है 999 में मिलेगा, 999 में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से एक दिमाग पे इम्पैक्ट होता है कि हाँ ये चीज़ 99 की ही तो है। 100 बोल दे तो आपको महंगा लगेगा, बट 99 बोल दे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। 999, ट्रिपल, हमेशा आप देखते होंगे 999, ऐसे ऐसे वर्ड्स का ऐसे ऐसे नंबर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है बंडल प्राइसिंग मीन्स। बंडल प्राइसिंग में क्या होता है कि एक बंडल का आप एक प्राइस सेट कर देते हो। सेलिंग प्रोडक्ट सेपरेटली नहीं, बंडल में क्या होगा, आप वो सारे प्रोडक्ट को एक सिंगल प्राइस पर सेल करोगे। तो बी इज द राइट आंसर। ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स टुगेदर एट अ सिंगल प्राइस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज प्राइसिंग प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली, प्राइसिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके बाद है ऑफरिंग ऑल प्रोडक्ट्स एट सेम प्राइजेस, या फिर प्राइसिंग आफ्टर प्रमोशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में आप क्या करते हो, आप जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके ग्रुप को प्राइसिंग करते हो। तो बी इज द राइट आंसर, नॉट इंडिविजुअली। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर मोर पैकेजिंग अटेंशन। किस तरीके की प्रोडक्ट को ज़्यादा पैकेजिंग अटेंशन की ज़रूरत होती है? ड्यूरेबल गुड्स को, पेरिशेबल गुड्स को, इंडस्ट्रियल गुड्स को, कंज्यूमर सर्विसेज को?
तो ज़्यादा पैकेजिंग हमें किस में चाहिए, ड्यूरेबल गुड्स में, पेरिशेबल में, इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर में। तो इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं हमारे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनमें कुछ टूट फूट ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए उनमें ज़्यादा पैकेजिंग अटेंशन हमें देनी पड़ती है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ ब्रांड इज आइडेंटिफाइड थ्रू नेम, लोगो, सिंबल या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रांड को आप नेम से, लोगो से, सिंबल से भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो डी। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू। लेबलिंग का फंक्शन क्या होता है, मतलब लेबलिंग क्यों दी जाती है आपको, कि आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके, ठीक है। तो इसमें आपको लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट के बारे में जो भी सर्टिफाइड होती है। नेक्स्ट है हमारा 44, विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज यूज्ड इन कम्पिटिटिव मार्केट्स। में आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे, प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेशन, कॉम्पिटिटिव, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यूज़ करोगे, अपने कॉम्पिटिशन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइसिंग को देखोगे, उसके बेसिस पे अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करोगे। तो दैट इज सी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। कौन सा इंटरनल फैक्टर है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये तो आउटसाइडर है, मार्केट डिमांड, ये भी आउटसाइड चीज़ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका इंटरनल फैक्टर है। तो सी इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिटर की प्राइस भी आउटसाइड है, ठीक है। उसके बाद है, पैकेजिंग दैट हेल्प्स इन इजी ट्रांसपोर्टेशन इज कूल्ड। वो वाली पैकेजिंग जो आपको ट्रांसपोर्ट इजीली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस एंड दैट सर्विसेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शरी। ओके, यू नो, सो सी इज द राइट आंसर। टर्शरी पैकेजिंग आपको चाहिए होती है ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको हेल्प करेगी। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है उसके ब्रांड नेम की वजह से, जो आपकी गुडविल बढ़ जाती है, जब मार्केट में आपके लोग जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो कंपनी की एक मार्केट वैल्यू, एक ग्रोथ होती है जिससे उसकी जो इक्विटीज़ हैं वो इंक्रीज होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, डिक्लाइन स्टेज ऑफ पीएलसी नीड्स। जब कोई प्रोडक्ट अपनी खत्म होने की स्टेज पे है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे, कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, या फिर हैवी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। हैवी एडवर्टाइजिंग क्यों करेंगे हम लास्ट में, लोगों को पहले से पता है बट उसकी अब डिमांड नहीं रही तो क्यों लोग खरीदेंगे, प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, वैसे तो कोई खरीद ही नहीं रहा तो प्राइस क्यों इंक्रीज करेंगे, तो ऑप्शन डी भी दिया। तो यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में हमें अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए। अगर कॉस्ट कम करने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लॉसेस भी हैं, तो वी शुड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ होलसेलर इज अ टाइप ऑफ। होलसेलर क्या, मैन्युफैक्चरर है, नहीं। रिटेलर है, नहीं। मिडिल मैन है होलसेलर, ठीक है। मिडिल मैन में हमारे रिटेलर और होलसेलर दोनों आते हैं। उसके बाद है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, अकाउंटिंग, पब्लिसिटी। प्रमोशन मिक्स में हमारी ये सारी चीजें आती है एक्सेप्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है कि वो सारी चीजें जो हमें प्रमोशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, वर्बल है, डायरेक्ट सेलिंग है। तो जो एडवर्टाइजिंग होती है हमारी वो पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। आप यहाँ पे पर्सनली जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करते, आप इम्पर्सनल वे से इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि प्रिंट मीडिया के थ्रू या फिर टेलीविजन के थ्रू या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सो नेक्स्ट है हमारा 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन। इनमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का फॉर्म नहीं है, सेल्स को प्रमोट करने का। तो कूपन आप देते हो, तो कूपन में क्या होता है, आप अपनी सेल्स को प्रमोट करते हो। फ्री सैंपल्स भी सेल्स प्रमोशन के लिए किए जाते हैं, कॉन्टेस्ट भी किए जाते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। जैसे आपने एड्स वगैरह देखे होंगे कि डिटर्जेंट्स के केस में क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्टेस्ट होती है किसका सबसे अच्छा डिटर्जेंट है, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, उसकी सेल्स प्रमोट होती है अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा साबित होता है। टेलीविजन कमर्शियल्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, बट सी यहाँ पे डी जो है यहाँ पे वो टेलीविजन जो कमर्शियल है वो एक सेल्स प्रमोशन की फॉर्म नहीं है अगर हम पर्टिकुलरली देखें। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। किसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, पर्सनल सेलिंग में, सब जानते हैं। एंड जब भी फेस टू फेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो पर्सनल सेलिंग ही आंसर आएगा। उसके बाद पब्लिसिटी क्या होती है, पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है। पब्लिसिटी ओपनली इट इज अनपेड, ठीक है, एंड इट इज नॉन पर्सनल। तो आपको पता होना चाहिए पब्लिसिटी जो है वो पेड नहीं होती है, एडवर्टाइजिंग पेड होती है, और पब्लिसिटी अनपेड होती है जो आपको फ्री में मिल जाती है,
ठीक है, इसलिए ये पब्लिसिटी होती है। उसके बाद है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रमोशन मेथड पर कॉन्टेक्ट। सबसे महंगा कौन सा पड़ेगा आपको? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या पब्लिसिटी? सोचिए, सबसे एडवर्टाइजिंग पड़ेगी या फिर सेल्स प्रमोशन पड़ेगा या फिर आपको पब्लिसिटी पड़ेगी? तो सबसे महंगी जो चीज़ आपको पड़ेगी वो पड़ेगी पर्सनल सेलिंग, जिसमें आप क्या करोगे, आपको घर घर जाना पड़ेगा, पर कॉन्टेक्ट से बात करनी पड़ेगी, तो पर्सनल सेलिंग महंगी पड़ेगी। नेक्स्ट है द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज परचेज इज नोन एज। जो आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते हो परचेजेस को इंक्रीज करने के लिए, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। तो जो इंसेंटिव्स की बात आती है तो आप ये सेल्स प्रमोशन में तो देते हो, तो सेल्स प्रमोशन ही क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है लोगों को इनकरेज करने का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये किस तरीके की मीडिया के टाइप्स हैं? तो ये डायरेक्ट, आउटडोर, मास, डिजिटल। तो ये मास मीडिया के टाइप है क्योंकि इनको हर उम्र के लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, लगभग। उसके बाद क्या, रिटेलर का किससे सामान खरीदता है? रिटेलर हमेशा होलसेलर से सामान खरीदता है, तो सी इज द राइट आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन। Next है the promotion mix does not include sales promotion, personal selling, distribution, publicity. Distribution is a part of place mix, so it is not come. It will not come here. So C is the right answer. It, promotion mix does not include distribution. Next is which one is a pull promotion strategy? Pull promotion strategy कौन सी होती है हमारी? Personal selling to wholesalers and advertising to end customers, giving discount to retailers या सेल्स टीम इंसेंटिव्स। तो जब आप अपने एंड कस्टमर्स को एडवर्टाइज करते हो, आप उनको अपनी तरफ खींचते हो, तो इसे हम बोलते हैं पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन की पेड फॉर्म कौन सी होती है? डी इज द राइट आंसर। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म होती है प्रमोशन की। नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर मोस्टली लॉन्ग टर्म, इंफॉर्मेशनल, टेम्पररी या पब्लिक। जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती है हमारी वो टेम्पररी होती है, वो लंबे समय के लिए नहीं होती, इंफॉर्मेशनल भी नहीं होती। टेक्निक्स की बात हो रही है, वो टेक्निक्स होती है सामान को बेचने की, तो वो टेम्पररी होती है। नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट इंक्लूड रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट नहीं होता। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये हमारी चेन होती है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट बहुत आती है। मास रीच भी इससे नहीं हो सकती, आप हर जगह पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकते। पर्सनल इंटरेक्शन, यस, पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो हमारी पर्सनल सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो पर्सनल सेलिंग है आप उसमें देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको देखना है तो हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मेडिसिन लेकर विजिट करते हैं, अपने सैम्पल्स लेकर विजिट करते हैं, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेलिंग। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी? Publicity is always paid. No, it is unpaid. Advertising is unpaid. No, it is paid. Advertising is paid. Publicity is unpaid. So C is the right answer. नेक्स्ट है हमारा विच प्रमोशनल टूल बिल्ड्स लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज? इनमें से कौन सा लंबे समय की ब्रांड इमेज को बिल्ड करता है? सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। तो जो हमारी ये एडवर्टाइजिंग होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जानी जाती है। एक एडवर्टीजमेंट को लोग हमेशा याद रखते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट का काम ही क्या होता है? कस्टमर्स को बार बार रिमाइंड करना, उनको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए फोर्स करना। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो लंबे समय तक ब्रांड की इमेज को रखती है। जैसे संतूर की ऐड आप लोगों ने देखी होगी, तो सबको पता है संतूर ऐड में क्या है कि संतूर इज अ शॉप, और एक इस तरीके की शॉप आती है। पियर्स की ऐड भी सबको याद रहती होगी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रमोशन इज टू डैश। प्रमोशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइस को रिड्यूस करना, सेल्स को इंक्रीज करना, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स, रिड्यूस कॉस्ट। तो प्राइस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारा प्राइमरी, सॉरी, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? वो सेल्स को इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंसर्स स्प्रेडिंग वर्ड अबाउट अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। जब इन्फ्लुएंसर्स किसी ब्रांड के बारे में अपने वर्ड्स देते हैं तो वो सेल्स प्रमोशन होता है, फिर पेड एडवर्टाइजिंग होती है, फिर वो पर्सनल सेलिंग होती है, पब्लिसिटी। तो एक तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, तो वो अबाउट अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, तो वो पर्सनल सेलिंग होती है। और कई बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ये पेड एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसके बारे में सर्च किया है तो ये पर्सनल सेलिंग में ही आएगा बुक्स वगैरह में।
तो आप चेक कर सकते हो अपने अदर सोर्सेज से भी। सो नेक्स्ट है विच ऑफ दीज, कई बार इसको इन्फ्लुएंसर्स पार्टनरशिप बोल सकते हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट बोल सकते हैं, काफ़ी नाम होते हैं इस चीज़ की। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 71 मार्केटिंग प्लानिंग इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म विजन, डे टू डे ऑपरेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो मार्केटिंग की प्लानिंग है हमारी वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंसर्न होती है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और मार्केटिंग एक्टिविटीज को डिटरमाइन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सेट करने को बोलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल, किस चीज़ से आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, सेल्स को एनालाइज करके, रॉ मटेरियल को एनालाइज करके, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो सेल्स एनालिसिस से आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, सेल्स को एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हो। मार्केटिंग ऑडिट रेफर्स टू फाइनेंशियल रिव्यू, फाइनेंशियल ऑडिट में आपको फाइनेंशियल रिव्यू मिलता है, इस मार्केटिंग ऑडिट में तो नहीं मिलता। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, यस बी इज द राइट आंसर। मार्केटिंग ऑडिट में आप क्या करोगे, आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को अच्छे से सिस्टमैटिकली वैल्यूट करोगे। नेक्स्ट है 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग ऑडिट, मार्केटिंग ऑडिट का कौन सा बेनिफिट है, रिड्यूस सैलरी एक्सपेंसेस, इंक्रीज वेयर हाउस कैपेसिटी, आइडेंटिफाई मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, हेल्प्स इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मार्केटिंग ऑडिट है वो हमारी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग, कौन सी इनमें से एथिकल नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग तो एथिकल है क्योंकि यहाँ पे सबको पता है सही से प्राइस चार्ज हुआ है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग गलत एडवर्टाइजिंग देना तो यही अनएथिकल है, तो ये चीज़ सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ऑनेस्ट लेबलिंग तो एथिकल प्रैक्टिस है, रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स भी एथिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल इज टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, चेक डेविएशन फ्रॉम प्लान। तो मार्केटिंग कंट्रोल कंट्रोल वर्ड है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस को चेक करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। तो चाहे वो किसी प्रकार की कंट्रोलिंग हो, मार्केटिंग कंट्रोलिंग में भी हम वही करेंगे। विच इज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का टूल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मार्केटिंग ऑडिट, सेल्स इंसेंटिव प्लान, कस्टमर कंप्लेंट्स। तो इसमें आंसर होगा हमारा मार्केटिंग ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग ऑडिट, मार्केटिंग ऑडिट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन ले लेंगे या फिर केपीआई सेट कर देंगे या फिर प्लानिंग एंड एग्रीमेंट को ऑडिट करेंगे या फिर प्रमोशन की प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑडिट की प्लानिंग एंड एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कंट्रोल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में इंटरनल कंट्रोल का क्या सोर्स होता है हमारा, लीगल पॉलिसी, फीडबैक फॉर्म्स, कस्टमर रिव्यूज, या फिर सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो जो हमें फीडबैक फॉर्म्स मिलते हैं वही हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम होता है, जो हम फीडबैक लेते हैं अपने कस्टमर से। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन मार्केटिंग कंट्रोल, रिड्यूसेस कॉस्ट, इनहांसेस एडवर्टाइजिंग, आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इससे हमें अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता लगता है। फीडबैक जब कस्टमर देते हैं वो बताते हैं प्रोडक्ट के साथ उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग कंट्रोल ensure that plans are followed effectively, products are innovative, employees are promoted, एडवर्टीजमेंट कलरफुल है। तो जो नीचे के तीन है दिस इज बिल्कुल इस चीज़ से मेल नहीं खाते हैं, और प्लान्स को अच्छे से फॉलो करना, इफेक्टिवली फॉलो करना, उनसे कोई भी डेविएशन ना हो, उसे बोलते हैं मार्केटिंग कंट्रोल। 83 पे देखते हैं सोशल मार्केटिंग फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, प्रमोटिंग सोशल गुड, सेलिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स, या फिर रिड्यूसिंग कॉस्ट। सोशल मार्केट हमारी सोशल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है, ठीक है, इसी पे फोकस भी करती है। नेक्स्ट है हमारा अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मार्केटिंग इज टू चेंज सोशल बिहेवियर, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, इंक्रीज मार्केट शेयर। तो ये होता है इसका जो की ऑब्जेक्टिव है सोशल मार्केटिंग का, वो होता है चेंज सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर को चेंज करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है, हमें दिखती नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, एकदम देखते ही आपको पता लग जाएगा। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर बिकॉज दे आर, सर्विसेज को आप स्टोर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होती है, अगेन द सेम आंसर, इंटेंजिबल। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग दैट प्रमोट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ग्रीन मार्केटिंग जो है हमारी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करेगी, एक्सपेंसिव हाईटेक गैजेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है।
डिजिटल मार्केटिंग यूजेस, डिजिटल मार्केटिंग में हम किन मीडियम्स का यूज़ करते हैं? टीवी और रेडियो का नो, दिस इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टूल इन डिजिटल मार्केटिंग में कॉमन टूल कौन सा है? तो ये है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है द मेन गोल ऑफ CRM। CRM का मेन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? तो बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, नाम से क्लियर होता है इसके। और ये पर्टिकुलरली अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर। CRM रूरल मार्केटिंग किस चीज़ पे फोकस करती है? अर्बन मार्केट्स पे या फिर इंटरनेशनल मार्केट पे, सेमी अर्बन और रूरल एरिया पे, इंडस्ट्रियल बायर्स पे। तो ये सिंपल है भाई, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज पे ही फोकस करेगी रूरल मार्केटिंग है तो। नेक्स्ट है विच इज़ अ मेजर चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? हाई लिटरेसी रेट, कि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये आएगा नहीं। इफिशिएंट इंफ्रा है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा सामान है वहाँ पे, ये भी चैलेंज नहीं है। वहाँ पे जहाँ पहुँचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो इतने रिमोट एरियाज में हमारा रूरल एरियाज होते हैं, तो पुअर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। डिजिटल अवेयरनेस तो वहाँ पे होती ही नहीं है। तो उसके बाद है सर्विस मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं? सर्विस मार्केटिंग में हमारे 7 P's आते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इन 7 P's में हमारा कौन सा नहीं आता? तो प्रोडक्ट प्रमोशन और पैकेजिंग, उसके बाद फिजिकल एविडेंस। इन्होंने पूछा सर्विस मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स एज अ 7th पी, जो 7वां पी इन्होंने पूछा कौन सा है? तो 7वां पी जो है वो है हमारा फिजिकल एविडेंस। ठीक है, देखो प्रोडक्ट प्रमोशन, प्लेस, प्राइस के बाद हमारे 3 और पीज आते हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो 7th जो है हमारा वो फिजिकल एविडेंस है। नेक्स्ट है हमारा वायरल मार्केटिंग इज एसोसिएटेड विद। वायरल मार्केटिंग कैसी होती है? वर्ड ऑफ माउथ ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वायरल चीज़ें डिजिटली होती हैं, तो इस पर आप अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है अब मेजर बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज। बड़ा बेनिफिट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का? हाई प्रिंटिंग कॉस्ट, रियल टाइम कस्टमर इंटरेक्शन, लिमिटेड रीच, हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो देखो कॉस्ट तो नहीं, प्रिंटिंग कॉस्ट तो डिजिटल में नहीं आती, हर चीज़ वर्चुअल होती है। यहाँ पे आप रियल टाइम ही कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम सेपरेटली साइमल्टेनियसली बिफोर प्रोडक्शन आफ्टर मार्केटिंग। जैसे ही वो प्रोड्यूस होती हैं वैसे ही वो कंज्यूम हो जाती है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है हमारा इन CRM कस्टमर डाटा इज यूज टू मेड एड्स एक्सपेंसिव, इग्नोर कंज्यूमर नीड्स, पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट्स, रिड्यूस सर्विस क्वालिटी। तो ये सी के लिए किया जाता है, मतलब मार्केटिंग एफर्ट्स को पर्सनलाइज करने के लिए आप कस्टमर डाटा का यहाँ पे यूज करती हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन प्रोडक्ट्स यूजुअली हैव मोर केमिकल्स होंगे ग्रीन प्रोडक्ट्स में, नहीं उनमें कम केमिकल्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होगी, ऐसी पैकेजिंग होगी जो डिग्रेड हो सके हमारे इन्वायरमेंट में इजीली, यस इनके अंदर ये होगी। नेक्स्ट पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होगा ग्रीन प्रोडक्ट्स का, नहीं हार्मफुल वेस्ट भी नहीं होते वो। रूरल कंज्यूमर्स मोस्टली किस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं? इंटरनेट रिव्यूज़ के ऊपर। इंटरनेट तो बहुत कम यूज़ होता है रूरल एरियाज में, ऑल्दो अभी तो होता है बट फिर भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। वर्ड ऑफ माउथ पे वो मोस्टली बेस्ड होती हैं। बी इज द राइट आंसर। यूट्यूब और मैगजीन से भी ज़्यादा वो रिलाई नहीं करते। ठीक है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मार्केटिंग, इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सोशल मार्केटिंग में आप सामाजिक चीज़ों का को प्रमोट करती हो। एडवर्टीजिंग लग्जरी कार्स नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे आप प्रमोट करोगे। बी इज द राइट आंसर। परफ्यूम्स, टीवी, शॉपिंग, ये सब सोशल मार्केटिंग में नहीं आता। जो मार्केटिंग समाज के लिए अच्छी होती है वो आप करती हो उसके अंदर। तो प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दैट्स ऑल, ये हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।